हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन जो है अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे 9th क्लास का, पदार्थ की संरचना व अणु। ठीक है, तो पदार्थ की संरचना और अणु में अपन ने अब तक पढ़ लिया था तत्व एलिमेंट के बारे में कल भी पढ़ा था अपन ने, थोड़ा सा आज भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, अब तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, और अपन इनमें से जो है 20 पढ़ चुके हैं, 20 तत्व अपन पढ़ चुके हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, तो फिर आगे देखिए, इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि तत्व जो होता है, तत्व पदार्थ का, या अपन बोल सकते हैं तत्व सबसे शुद्ध पदार्थ होता है, सबसे शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है? तत्व। ठीक है, क्योंकि अपन ने इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा मैंने क्या बताई थी बच्चों कि पदार्थ का, या अपन बोल सकते हैं कि तत्व वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं, और ये सबसे शुद्ध पदार्थ होता है। इसमें आपको एक नोट करके चीज़ लिखनी है, परमाणुकता इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एटॉमिसिटी देखो क्या होती है। परमाणुकता की अगर परिभाषा की बात करूं मैं, तो किसी अणु मतलब मॉलिक्यूल, किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या, तत्व के परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। ठीक है बच्चों, परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं अपन? परमाणुकता। ठीक है, इतना क्लियर है आपको कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण इसका देखूं तो क्या होगा। जैसे मैं एक O3 का उदाहरण लेता हूं, तो O3 जो है, इसमें ऑक्सीजन एक तत्व है। ऑक्सीजन कल अपन ने पढ़ा था। ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु मिलकर O3 का निर्माण कर रहे हैं? 3 परमाणु। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी परमाणुकता जो होगी, परमाणुकता 3 हो जाएगी भाई। इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर O2 की बात करें तो डायरेक्ट बता सकते हो आप कि इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं, तो इसकी परमाणुकता क्या हो जाएगी? इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं H2O, इसमें बताइए आप, इसमें सोचो एक बार क्या हो सकती है। देखो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन कितना है? तो अपन बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का कितना है? 1, दोनों मिलके कितना हो गया? 3। ये इसकी क्या हो जाएगी? परमाणुकता। ठीक है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि अब तक तत्व कितने खोजे जा चुके हैं? 118, 20 अपन ने पढ़े हैं। तत्व सबसे शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, एक नोट करके पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है, परमाणुकता क्या होती है? किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं अपन? परमाणुकता। किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता। जैसे O3 में बात करिए अपन ने 3 है इसकी परमाणुकता, O2 की बात करें तो 2 है, और H2O में अपन ने देखी कि 3 है। ओके, इतना क्लियर होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसको अच्छे से नोट कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, अगला जो टॉपिक है अपना वो है, अपन पढ़ रहे थे, देखो मैंने बताया था कि पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकरण करते हैं अपन। एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस अपन ने पढ़े थे। फिर अपन पढ़ रहे हैं कि रासायनिक संगठन कैसा है, तो ये रासायनिक संगठन के अनुसार अपन तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ रहे हैं। तो तत्व अपन ने पढ़ लिया था। दूसरा जो है वो है यौगिक। दूसरा क्या होगा? यौगिक, कंपाउंड।
तो अगर कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करें अपन, तो कंपाउंड देखो डेफिनेशन किस प्रकार होगी इसकी कि दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग कर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होगा। दो या दो से अधिक तत्व और उनके भी क्या परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग कर क्या बना लेते हैं बच्चों, यौगिक बना लेते हैं। जैसे H2O, CO2, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 1, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O, जल। ये किसका फॉर्मूला होगा बच्चों, जल का। CO2 आपको पता हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा बच्चों। NaCl क्या होता है, नमक, साधारण नमक जिसको बोलते हैं, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, साधारण नमक। इतना क्लियर है। फिर देखो, अगर एक डेफिनेशन और आती है, इसमें नोट करके लिख लेना इसको भी, कि या यौगिक का अणु क्या होता है, यौगिक का अणु। अगर यौगिक के अणु की बात करें तो उसकी परिभाषा देखो किस प्रकार से होगी कि वह छोटे से छोटा कण या यौगिक का छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, वह यौगिक के सारे गुण प्रदर्शित करता हो। उसे यौगिक का अणु कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यौगिक का अणु कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद होगी, क्लियर होगी। ठीक है, यौगिक का अणु क्या होगा, यौगिक का छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सके, वह यौगिक के सारे गुण उसमें हों, तो उसको अपन क्या कहते हैं, यौगिक का एक अणु होगा वो। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा। इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो टॉपिक आएगा थर्ड, यानी जो पदार्थ पढ़ रहे थे अपन रासायनिक संगठन के आधार पर, तो उसमें तत्व पढ़ लिए अपन ने, फिर अपन पढ़ रहे हैं यौगिक पढ़ लिया है। अब अपन थर्ड जो है उस पर मूव करते हैं। थर्ड जो है वो क्या होगा, मिश्रण। क्या होगा बच्चों, मिश्रण, मिक्सचर। देखो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर की अगर बात करें अपन, तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक एक अनिश्चित अनुपात में मिल जाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं बच्चों। तो अपन इसकी परिभाषा इस तरीके से लिखेंगे, तत्व व यौगिक एक अनिश्चित अनुपात में मिलकर अनिश्चित मात्रा में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, कि क्या होगी परिभाषा, तत्व या यौगिक
जो है अनिश्चित मात्रा में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं बेटा, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है। किस तरीके से होगी कि तत्व व यौगिक अनिश्चित मात्रा में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, मिश्रण। अगर उदाहरण की बात करें अपन तो उदाहरण देखो किस प्रकार से होगा। अगर मैं बात करूं एक मिट्टी व जल का मिश्रण, ये क्या है, मिश्रण है। ठीक है, मिट्टी और जल दोनों मिल रहे हैं तो इसको अपन क्या बोल देंगे, मिश्रण बोलेंगे। दूसरा है वायु। वायु में बहुत सारी गैसेज मिली होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन मिली होती है, ठीक है, आर्गन मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जलवाष्प होती है। वो सारी चीज़ें मिलकर जो है किसका निर्माण कर रही हैं, वायु का। तो वो क्या, वायु क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, फिर अब अगर बात करें अपन तो इसमें आ जाएगा जल व शर्करा का मिश्रण। जल व शर्करा का मिश्रण, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। तत्व व यौगिक जब अनिश्चित मात्रा में मिल जाते हैं, कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है यहाँ पे, आप जल कितना भी ले लो, शर्करा कितनी भी ले लो, एक अनिश्चित मात्रा है वो। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक मिश्रण होगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो मिश्रण जो है वो दो प्रकार का होता है। मिश्रण की अगर बात करें अपन तो मिश्रण जो है 2 टाइप्स का होता है। इस तरीके से अपन पढ़ेंगे इसको आगे। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। पहला तो है इसमें समांगी, समांगी मिश्रण। देखो समांगी मिश्रण या होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर पहला। ये किस प्रकार से होगा, इसकी परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन इस तरीके से दोगे आप कि वह मिश्रण जिसके सभी घटक समान रूप से एक दूसरे में वितरित हो या घुले हुए हों, वितरित हो, तो इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समांगी मिश्रण। ठीक है, वह मिश्रण जिसमें सभी घटक जो है समान रूप से एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, घुले हुए रहते हैं, वितरित रहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। उदाहरण देखिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं जल लूँ और उसमें चीनी डाल दूँ या शर्करा डाल दूँ, शक्कर, तो चीनी और शक्कर देखो आप, अगर इसको अपन मिक्स करते हैं तो आप देखते हो कि क्या आप थोड़ी देर बाद में फ़र्क कर सकोगे कि शक्कर अलग दिख रही है, जल अलग दिख रहा है, दोनों एक दूसरे में समान रूप से मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या है बेटा, समांगी मिश्रण है। ये क्या है, समांगी मिश्रण। इसको आप देख के ऐसे नहीं बता सकते हो कि ये शक्कर अलग है या फिर पानी अलग है, उसको ऐसे आप अलग नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जल अगर शक्कर में मिल रहा है तो ये क्या होगा, समांगी मिश्रण। ठीक है, फिर एक और आ जाता है जल प्लस नमक, ये क्या होगा, समांगी मिश्रण है। एक वायु जो है वो भी समांगी मिश्रण है। वायु में सभी गैसें होती हैं, एक ही अवस्था में होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक समांगी मिश्रण। एक इसका प्रकार होता है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो देखो किस प्रकार से होगी। वह मिश्रण, इसका अपोजिट कर देना आपको, वह मिश्रण जिसके सभी घटक एक दूसरे में समान रूप से वितरित ना हो, समान रूप से वितरित ना हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। इसके उदाहरण जब देखेंगे अपन तो उदाहरण देखो क्या होगा इसका। एक तो हो जाएगा इसका उदाहरण मिट्टी, अभी देखा था अपन ने, मिट्टी को जब आप किस में मिलाओगे, जल में, तो ये क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है।
भाई इसको देख के बता सकते हो आप कि मिट्टी तो आपको अलग दिख जाएगी। आप मिक्स करोगे, जैसे मिट्टी को जल में मिला दिया, थोड़ी देर बाद देखोगे आप उसके पेंदे में जम जाती है मिट्टी, तो इसका मतलब है कि ये विषमांगी मिश्रण है। मिट्टी को आप अलग आसानी से देख सकते हो कि मिट्टी अलग है वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रुधिर एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। रुधिर एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाना, ये आगे तक काम में आती है ये चीज़ें, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। फिर देखो ये इतना आपको क्लियर होगा। एक अगला टॉपिक जो है अपना वो स्टार्ट करते हैं अपन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। अगला टॉपिक जो है वो क्या होगा, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ओके। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल व केमिकल चेंज। तो इसमें फर्स्ट अपन पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज देखो क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट उदाहरण से समझते हैं अपन कि एक पेपर लेता हूँ मैं, उस पेपर को अगर अपन फाड़ दें तो वो तो होगा फिजिकल चेंज। क्या होगा बच्चों, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। भौतिक का मतलब हो गया वो आप देख रहे हो उसको कि उसका आकार चेंज हो रहा है या फिर वो फटते हुए आप उसको महसूस कर रहे हो, तो वो क्या होगा, एक भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं अखबार को जला दूं या पेपर को जला दूं तो वो एक केमिकल चेंज होगा, वो एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक नया ही पदार्थ बन जाएगा। अगर पेपर को जलाओगे तो उसका क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा या CO2 वहाँ से रिलीज होगी, तो वो एक नया पदार्थ बन गया, वो एक स्थायी परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें एक नया ही पदार्थ बन जाता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इसकी परिभाषा की बात करें अपन तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा इस तरीके से दोगे, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण समान रहते हैं परंतु भौतिक गुण, जैसे भौतिक गुणों में आ जाएगा अवस्था, स्टेट जिसको बोलते हैं, ठोस द्रव गैस, या फिर रंग या गंध, ठीक है, इनमें परिवर्तन हो, भौतिक गुणों में भौतिक गुण बदल जाते हैं, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है बच्चों, इतना याद रख लोगे आप। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान रहें पर भौतिक गुण जैसे कि अवस्था, रंग और गंध, अगर किसी भी पदार्थ की जो है अवस्था चेंज हो रही है, यानी अगर वो ठोस था उसको गर्म करने पर वो किस में आ जाए, द्रव में या फिर गैस में, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे बच्चों। या उसका कलर चेंज हो जाए या फिर आप बोलोगे उसकी गंध चेंज हो जाए यानी ऑर्डर, तो इसमें इन तीनों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। इसके अगर उदाहरण की बात करें अपन तो उदाहरण दे दोगे आप, बर्फ़ का पिघलना, कागज़ का फटना, ओके। अगर बर्फ़ की बात करें तो देखो बर्फ़ का भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, बर्फ़ का फॉर्मूला जो होता है ना H2O, जल है, बर्फ़ जो है ना किसका रूप है, जल का रूप है। हाँ ये फ़र्क है कि ये किस में है, ये ठोस है, ये कैसा है भाई, ठोस है। अगर मैं इसको गर्म करता हूँ, अगर मैं गर्म करता हूँ तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, बर्फ़ किस में बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी। और जल क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है, द्रव होता है, और ये इसका भी फॉर्मूला तो वही रहेगा। यानी आपने देखा कि बर्फ़ जो है वो ठोस थी,
ठोस से किस में बदल गई, वो द्रव में। यानी यहाँ पे अवस्था परिवर्तित हो रही है। क्या परिवर्तित हो रही है? अवस्था परिवर्तित हो रही है। तो इसको अपन बोलेंगे फिजिकल चेंज या फिर भौतिक परिवर्तन। कागज का फटना अभी मैंने समझाया आपको, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या इसको नोट कर लो जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और 9th वाले बच्चों को तो स्पेशली ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन, देखो अच्छा इसका एक चार्ट बनवा देता हूँ मैं आपको, भौतिक परिवर्तन, ताकि आप उसको इजीली समझ सको। देखो भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं अपन, तो भौतिक परिवर्तन देखो किस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस, इस तरीके से तीनों अवस्थाएं बना रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में आता है, अगर कोई पदार्थ ठोस से किस में आ जाता है, द्रव में, तो उसको अपन बोलते हैं गलन, गलना, या फिर संगलन, या फिर संगलन। इतना इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना आप। तो गलन या संगलन, फ्यूजन बोलते हैं इसको। फिर द्रव से अगर कोई पदार्थ गैस में आ रहा है, द्रव से कोई पदार्थ अगर गैस में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्वथन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वथन। ठीक है, उबलना। क्वथन का मतलब क्या होता है? उबलना और जलवाष्प में बदलना। तो द्रव किस में आ जाता है, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो वो किस में आ जाता है, गैस में, जलवाष्प बन जाती है उसकी, तो इसको, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, क्वथन। और यहाँ पे ठोस से द्रव में, बर्फ़ को जब गर्म करोगे आप तो किस में बदलेगा बेटा, वो द्रव में बदलेगा, तो इसको अपन बोलते हैं गलन या फिर संगलन। अगर कोई पदार्थ गैस से वापस द्रव में आ रहा है तो इसको अपन बोलते हैं संघनन। ठीक है, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो गैस से किस में आ जाएगा, द्रव में। यहाँ तक क्लियर है? द्रव से अगर कोई पदार्थ ठोस में आ रहा है तो इसको बोलते हैं हिमीकरण, फ्रीजिंग, हिमीकरण। फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं आप। इतना क्लियर है? तो ठोस से कोई पदार्थ द्रव में आ रहा है तो उसको गलन या संगलन बोलते हैं। द्रव से गैस में क्वथन, गैस से द्रव में संघनन, और द्रव से वापस ठोस में आ रहा है तो उसको हिमीकरण, जमना बोलते हैं। जल, पानी अगर जम रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पानी बर्फ में बदलेगा तो उसको हिमीकरण बोलते हैं अपन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि अगर गैस से ठोस में या फिर ठोस से किस में आ जाए, गैस में, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं उदर्वपातन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ कौन कौन से होते हैं भाई? देखो कपूर देखिए आपने, कपूर, कपूर की गोलियां जब आप रखते हो कपड़ों में तो क्या हो जाती है, वो थोड़े दिन बाद में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वो क्या है, और ना उसका कोई धब्बा वगैरह छोड़ती है वहाँ पे कपड़े पे, तो ठोस से वो डायरेक्ट किस में बदलती है, गैस में। एक होता है नौसादर, नौसादर, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, और नेफ्थलीन या फिर कपूर, ये वो एक चीज़ है। ठीक है, तो इतना याद रख लेना आप। इसको भी एक बार नोट कर लो आप फटाफट से, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। ओके, नेक्स्ट रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, वह भौतिक गुण समान रहते हैं। भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में तो रासायनिक गुणों में चेंज होगा और भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर रासायनिक गुण कौन से होते हैं? रासायनिक गुण जैसे कि अणुसूत्र, फॉर्मूला उसका। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है।
अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ, उदाहरण की बात करूँ, तो क्या होगा, जैसे कार्बन को आप बर्न करोगे या कोयला आप जलाते हो किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो जलाने में सहायक होती है, CO2 बुझाने में सहायक होती है। तो कार्बन और अगर ऑक्सीजन, कार्बन को आप अगर जला रहे हो, कोयले को जला रहे हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है भाई, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2। तो दो पदार्थ मिलकर एक नया ही पदार्थ बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, नया पदार्थ बन गया, ठीक है। आप इसके आगे लिख लेना, यह परिवर्तन स्थायी होता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, CO2। क्या आप CO2 को वापस इन दोनों में परिवर्तित कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, वो तो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या कार्बन बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये क्या होता है, एक स्थायी परिवर्तन होता है बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ दोनों अलग अलग जो है पदार्थ मिलकर एक नया ही पदार्थ बन रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो गया है, CO2 बन गया है वहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना आप, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट करो। इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत लाइफ टाइम काम में आएंगी ये चीज़ें, आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक टॉपिक दे रखा है 9th में RBSC की बुक में, कि अवस्था परिवर्तन में ताप का प्रभाव क्या होता है। अवस्था जब परिवर्तित होती है, अवस्था परिवर्तन में ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन चेंज या स्टेट चेंज जब होती है, फिजिकल चेंज कोई भी हो, उसमें ताप का प्रभाव क्या होता है, तो उसको अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि गलनांक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। गलनांक या इसको मेल्टिंग पॉइंट, इसकी परिभाषा किस तरीके से दोगे, डेफिनेशन किस तरीके से दोगे। गलनांक का मतलब होता है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में आ जाता है, ठोस से द्रव में बदल जाता है, ठोस से द्रव में बदल जाता है। तो इस ताप को क्या कहते हो आप, ये ताप जो है ना, इसको क्या कहते हो आप, गलनांक। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस से किस में बदल जाए, द्रव में, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, या फिर क्या कहा जाता है उसको, गलनांक, ठीक है। अगर बर्फ़ की बात करूँ मैं, उदाहरण, बर्फ़ जो है ना, उसको आप कितने टेम्परेचर पे गर्म करो कि वो पानी में आ जाए, पानी में बदल जाए। तो बताइए कि बर्फ़ जो है ना कितने तापमान पर पानी में आ जाती है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जो है ना किस में आ जाता है, पानी में आ जाता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये क्या होगा, पानी का गलनांक या बर्फ़ का गलनांक, ये बर्फ़ का गलनांक होगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या होगा, बर्फ़ का गलनांक होगा। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, याद रख लोगे इसको इतना। फिर आपको याद रखना है कि एक इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिख लेना ब्रैकेट में, नोट, क्योंकि ये चीज़ जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये कंपटीशन लेवल तक काम में आती है, आगे तक बहुत काम में आएगी आपके। तो इसको, ये बुक में नहीं है, आप याद रखना, लेकिन इसको बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ ये मैं। अगर तापमान की बात करें अपन, तापमान, तो टेम्परेचर तो आपने नाम सुना ही होगा सबने, तापमान क्या होता है, ठीक है। तापमान की इकाई जो होती है ना, कि ऐसा क्या का ऐसा ही मात्रक, तापमान का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही पद्धति होती है। फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, अभी केवल याद रख लो, ऐसा ही मात्रक। तो तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है बच्चों, केल्विन। यानी अपन जो तापमान मापते हैं डिग्री सेल्सियस में,
एक्चुअल में वो उसका SI मात्रक क्या होता है, केल्विन, केल्विन में मापा जाता है वो। डिग्री सेल्सियस भी इसका मात्रक होता है, लेकिन जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन। अब देखो आप अगर आप बोलोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें कितने केल्विन होंगे, तो 273 केल्विन होते हैं उसमें, 273.616 होता है, लेकिन आप ऑलमोस्ट कितना याद रखोगे, 273 केल्विन। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको स्टार लगा लेना। ठीक है, कि तापमान का SI मात्रक तो क्या होता है, केल्विन। SI मात्रक, ठीक है, यानी एक इंटरनेशनल, सब जगह लागू होगा। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी ये इकाई देता है, ये मात्रक देता है, ठीक है, और ये सब जगह लागू होती है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चली जाओ केल्विन तापमान की इकाई होगी। इसका 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन। अब एक और मात्रक होता है इसका फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट जिसको बोलते हैं F, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट जो है ना, इसको अगर आप सेल्सियस में बदलो तो किस तरीके से बदलोगे, देखो 9/5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर फ़ारेनहाइट को आपको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट को अगर आपको बदलना है सेल्सियस में, तो आप क्या करोगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये आपको करना है। तो ये किस में बदल जाएगा, ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इस तरीके से परिवर्तित होगा। अभी आपके है नहीं, लेकिन आप इसको नोट कर लो, काम में आएगा आपके बहुत। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो। फिर एक और डेफिनेशन बताते हैं, फिर कल करेंगे, इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। तो गलनांक पढ़ा अपन ने। गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ जो है वो किस में आ जाता है, द्रव अवस्था में। एक होता है क्वथनांक, क्वथनांक, और क्वथनांक की अगर परिभाषा की बात करो आप, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा क्या दोगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में या गैस में परिवर्तित हो जाता है, कोई द्रव वाष्प में या गैस बोल सकते हो आप इसको, में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। जल का जो क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस को मेरे को केल्विन में बदलना हो, तो अभी मैंने बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, और अगर इसको अपन बदलें तो अपन क्या करेंगे, 273, या अपन बोल सकते हो कि 100 प्लस 273 कर दोगे, प्लस कर दोगे आप उसको, तो ये 373 केल्विन। इतना याद रखना कि 100 डिग्री सेल्सियस को अगर बदलना हो तो 273 प्लस कर देना आप इसमें, तो क्या आ जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा ये। अगर किसी भी टेम्परेचर सेल्सियस को आपको बदलना हो तो आप 273 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे उसमें। तो इतना क्लियर है आपको, ठीक है। कल करते हैं अपन, आज इतना ही एंड करते हैं, ठीक है।